नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आईएएस आरएएस विदार्य में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपके सामने डिस्कशन में लेकर आ चुके हैं 10 अप्रैल 2023 का नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर। मतलब जो घटनाएं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की घटित हुई हैं जो किसी न किसी रूप में आपके एग्ज़ाम में जो यूजफुल हो सकती हैं, जो आपके एग्ज़ाम में आपको अंक दिला सकती हैं, तो उस तरह की घटनाओं को करंट अफेयर की फॉर्म में चेंज करके हम आपके सामने लेकर आते हैं। तो दोस्तों, आपको यदि इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप आपका अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने जाके, उसका नाम है आईएएस आरएएस विद आरजे, ये आपके टेलीग्राम चैनल का नाम है। आप जाओ जल्दी से इसको ज्वाइन कर लो, ठीक है, और वहाँ से पीडीएफ ले लो सीधा एज इट इज़, ठीक है। हैंड रिटन है एकदम, आपको नोट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे डाउनलोड करो और सॉफ्ट कॉपी से पढ़ो। तो दोस्तों, बिना इधर उधर की बातें किए हम आते हैं सीधे आज के न्यूज़ आर्टिकल के डिस्कशन पे, ठीक है दोस्तों। तो हमारा पहला जो न्यूज़ आर्टिकल है वो है आपका प्रोजेक्ट टाइगर के ऊपर। किसके ऊपर है? प्रोजेक्ट टाइगर के ऊपर। आप बोलोगे सर हम आज इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं, हमारा क्या मतलब टाइगर प्रोजेक्ट से, जो चलाए वो चलाए, ठीक है। तो दोस्तों, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं टाइगर मोदी जी, वो क्या कर रहे हैं, वो पहुंच गए हैं आपके कर्नाटक के मैसूर में, ठीक है। और वहाँ जाके क्या किया है उन्होंने, वहाँ जाके बड़े बड़े काम किए हैं। पहला, प्रोजेक्ट टाइगर, जो मैं गोला लगा रहा हूँ उनको आप देखते जाना, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने पर स्मरण उत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन किया है, पहला। दूसरा क्या किया है इन्होंने, देश के नाम संबोधन किया है, ठीक है। और क्या किया है, बिग जो है अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस, उसका शुभारंभ किया है। और बाघ अनुमान की 5वीं सारांश रिपोर्ट प्रस्तुत की है। कौन सी 5वीं सारांश रिपोर्ट? ये एक सारांश रिपोर्ट है जो सिर्फ ये बता रही है कि अभी, मतलब जब ये रिपोर्ट पेश की गई है 9 अप्रैल को, तब भारत के अंदर कितने बाघ हैं। तो दोस्तों, तब भारत के अंदर जो बाघों की संख्या होती है, जो 9 अप्रैल की बात करें हम, तो वो होती है 3167। कितनी है? 3167। इतने बाघ हैं हमारे पास कल तक, मतलब 9 अप्रैल तक 3167 बाघों की संख्या है भारत के अंदर। और जो प्रॉपर रिपोर्ट होती है वो 2018 की है, वो सबसे लेटेस्ट है। 2022 में आंकड़े आने थे, वो अभी तक नहीं आ पाए हैं, वो आ जाएंगे। पूरी कंप्लीट रिपोर्ट आ जाएगी, कौन आगे रहा कौन पीछे रहा, तो अब आपको लेकर आ जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों, अपने एग्जाम के लिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, अब अपन उन चीज़ों को देख लेते हैं, एक नज़र डाल लेते हैं। तो पहली है आपकी प्रोजेक्ट टाइगर, क्योंकि प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में ही चर्चा हो रही है। प्रोजेक्ट टाइगर को विस्तार से पढ़ेंगे, उसके बाद जो इसकी सब ब्रांचेज होंगी और कौन कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है इसके साथ में, उसकी हम चर्चा करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों, प्रोजेक्ट टाइगर है जो भारत के अंदर है, वो किया गया था प्रारंभ 1973 के अंदर। कब किया गया था? 1973 के अंदर। प्रोजेक्ट टाइगर क्यों शुरू किया गया था? टाइगर को बचाने के लिए। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। तो वित्त पोषण कौन करेगा? केंद्र सरकार। पूरा का पूरा पैसा कौन लगाता है? केंद्र सरकार लगाती है। मंत्रालय कौन सा है इसका, कि भाई किस मंत्रालय के अंतर्गत आएगी ये सारी क्रियाविधि? तो वो आएंगी आपकी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत। और इसका नोडल विभाग जो बनाया गया है प्रोजेक्ट टाइगर का, वो विभाग है आपका राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। ये 4 चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी, चारों की चारों आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला आपसे पूछ सकता है कि भारत के अंदर प्रोजेक्ट टाइगर का जो प्रारंभ है, शुभारंभ है, वो कब किया गया? 1973 में। वित्त पोषण कौन करता है? आपको दे देगा 60:40, 70:30, 90:10, इस तरह से दे देगा। बोलेगा 100% केंद्र सरकार। तो आप बोलोगे सर इसमें तो राज्यों का भी योगदान हो सकता है, इसका भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पूरा 100% कौन करता है वित्त पोषण? इसका केंद्र सरकार करती है। मंत्रालय कौन सा है? मंत्रालय के बारे में पूछ सकते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत क्रियान्वित किया जा रहा है। तो आपको दे देंगे अलग अलग तरह के बना के। उसमें आपको याद रखना है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन आता है ये। नोडल विभाग इसका कौन सा है? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण इसका नोडल विभाग है। चारों के चारों फैक्ट आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अब अपन आगे चलते हैं, अब अपन चलते हैं मेंस की तरफ। अगर मेंस में आता है प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में लिखने के लिए, तो आप कैसे लिखेंगे, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, सबसे पहले जान लो आप। तो आप बोलोगे सर प्रोजेक्ट टाइगर है तो टाइगरों को सेव करना ही होगा। बिल्कुल होगा भैया, लेकिन कैसे सेव करना है वो देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा पहचाने गए विभिन्न टाइगर रिजर्वों में, कैसे पहचाने गए विभिन्न टाइगर रिजर्वों में बाघों का स्वस्थानीय संरक्षण सुनिश्चित करना है। संरक्षण तो करना है, लेकिन स्वस्थान करना है। जहाँ पर उनका प्राकृतिक इनहेबिटेट है, प्राकृतिक आवास है, उसी स्थान पर उनको क्या करना है? संरक्षित करना है। ऐसी बात नहीं है आप जितने टाइगर मिले आप निकल लिए गाड़ी बड़ी लेके नहीं, और जैसे कुत्तों को बीनते फिरते हो गलियों से, ऐसे टाइगर बीनते फिर रहे हो। बीनवाने के ले आए, ला के पिंजरा में बंद कर दो। अब सर्कस देख रहे हैं या चिड़ियाघर में देख रहे हैं, तो इस तरह से काम नहीं चलेगा।
आपको स्वस्थानीय करना पड़ेगा यदि आप चाहते हो कि जिस तरह का इम्पैक्ट जो आपकी इकोलॉजी सिस्टम होता है उस पर रहे उनका, तो आपको वहीं पर संरक्षण करना पड़ेगा जहाँ पर उनका प्राकृतिक आवास है। नहीं तो ला के घर में बंद कर लो, क्या फ़ायदा उसका। और बाघों की आबादी में वृद्धि करनी है, केवल संरक्षण ही नहीं करना है, उनको उस तरह का सारी सुविधाएं प्रोवाइड करानी है जिससे उनकी संख्या में भी वृद्धि हो, उनको डिस्टर्ब नहीं करना ज़्यादा, ठीक है। और क्या है, स्थानीय लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। भैया जब तक स्थानीय लोग, मैंने आपसे पहले ही बोला था, जब तक स्थानीय आप हेल्प नहीं लोगे, आप कोई भी क्षेत्र हो नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो लोग वहाँ के रहने वाले हैं वहाँ की परिस्थितियों को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, और जानते हैं वो तो है ही है। जब तक आप आसपास के लोगों को इसमें इंक्लूड नहीं करोगे तो वो कहीं ना कहीं हार्म पहुंचाते रहेंगे जाने अनजाने में। जब वो खुद इंक्लूड हो जाएंगे तो फिर वो भी सारी चीज़ें बचती हैं आपकी, ठीक है। आगे देखते हैं, बाघ संरक्षण के माध्यम से पारिस्थितिकी का संरक्षण करना है अपन को। क्या करना है? पारिस्थितिकी का संरक्षण करना है। अब आप बोलोगे सर बाघों को संरक्षित करके पारिस्थितिकी कैसे संरक्षित होगी? देखो, एक तो पहली बात तो ये है भैया, जो वैज्ञानिक बात है कि जो बाघ है वो आपके जो फूड चेन है, खाद्य श्रृंखला है, उसमें ऊपर आता है, बहुत ऊपर आता है। तो वो क्या करता है, नीचे के जो और प्राणी होते हैं उनकी जनसंख्या पर नियंत्रण रखता है। क्योंकि जो शाकाहारी प्राणी हैं, एक तो उनको भोजन की कोई कमी नहीं होती, भोजन खूब सारा होता है, उनका प्रोडक्शन खूब सारा होता है, तो इससे उनकी संख्या दिनों दिन बढ़ती चली जाती है। जब भोजन अच्छा होता है, भोजन खूब सारा होता है, तो प्रोडक्शन खुद से ही बढ़ता चला जाता है, ठीक। लेकिन जो मांसाहारी प्राणी होते हैं इस तरह के, उनको मेहनत करके किसी को मारना पड़ता है, फिर खाना पड़ता है। उनके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते कि भैया एक बार मार के पटक लिया, आप महीनों तक खा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। इसलिए उनकी जनसंख्या भी क्या होती है, सीमित होती है। तो जो ऊपर के जो प्राणी हैं मांसाहारी, वो नीचे के जो शाकाहारी प्राणी हैं उनकी आबादी को नियंत्रित रखते हैं, जिससे वो प्रकृति है उसको कम नुकसान पहुंचाते हैं। इस तरह से एक जो पारिस्थितिकी तंत्र है आपका स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र बन के निकलता है। पहला ये तो हो गया वैज्ञानिक कारण। एक है आपका व्यवहारिक कारण। आप एक बात देखिए, जिस एरिया के अंदर टाइगर है, लॉयन है, पैंथर है, ये इस तरह के जीव रह रहे होंगे, तो छोटे मोटे चिड़ी मार, बड़े शिकारियों की बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन बड़े शिकारी होते ही कितने हैं, उन पर नकेल कसने के लिए पुलिस है। तो छोटे मोटे शिकारी होते हैं, छोटे मोटे चिड़ी मार होते हैं, जो हिरण को मार लाए, कभी किसी ऐसे पक्षी को मार लाए जो संरक्षित है, तो इस तरह की चीज़ों से वो उधर घुसेंगे ही नहीं, जाएंगे ही नहीं। वो चिड़ी मार जाएंगे किसी को मारने के लिए और मारे जाएंगे खुद। तो व्यवहारिक एक ये है कि जिस क्षेत्र के अंदर आपके ये लोग जो टाइगर वाइगर होते हैं, तो उस क्षेत्र के अंदर क्या होता है, पारिस्थितिकी को हार्म कम पहुंचता है, ठीक है। कोर और बफर क्षेत्र के बीच में स्पष्ट अंतर करना। देखो दोस्तों, क्या होता है, जैसे कोई आप नेशनल पार्क बनाया, तो ये एक होता है कोर का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ पर मानव जाता ही नहीं, बहुत अंदर एक कोर क्षेत्र। उसके होता है बफर एरिया। बफर एरिया का मतलब होता है कि, और एक होता है आपका आउटर एरिया। देखो, इसमें रहता है मनुष्य, ठीक है। आउटर एरिया से मानव बफर जोन में जा सकता है, और यहाँ से पशु भी आ सकते हैं। इसके अंदर पशु भी आ जाते हैं, ठीक है। एक तो मनुष्य भी पहुँच गया बफर जोन के अंदर, और इधर से क्या है, पशु भी आ गए बफर जोन के अंदर। लेकिन ये जो कोर एरिया है, इसके अंदर मानव का जाना क्या है, वर्जित है। लेकिन अभी तकनीकी प्रोग्रेस इतनी हो गई है कि मानव इस कोर एरिया तक भी पहुँच गया है, ठीक है। और ये बफर जोन, तो इसकी बाउंड्री तो है नहीं कि भैया भारत सीमा समाप्त, पाकिस्तान सीमा प्रारंभ, ऐसा तो कुछ है नहीं। वो कब यहाँ से इसके अंदर घुस जाता है तकनीकी के सहारे से, और अपने संसाधनों को प्राप्त, अपने और जो अपना स्वार्थ है उसको सिद्ध करने के लिए यहाँ पर जाके नुकसान पहुँचाने लग जाता है। तो इन दोनों क्षेत्रों के बीच में क्या होना चाहिए, स्पष्ट अंतर होना चाहिए कि भैया आप कोर जोन प्रारंभ हो गया है, आप इसके अंदर नहीं जा सकते, ठीक है मेरे प्यारे भाई बहनों। अब चलते हैं थोड़ा और आगे। तो दोस्तों, प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत जो आवास इकाइयां हैं उनको बताया गया है कि भारत के अंदर कौन कौन सी आवास इकाइयां हैं। तो पहली है टाइगर के लिए उत्तर पूर्व बाघ संरक्षण इकाई, नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो जंगल है वो। अगली है मध्य भारत बाघ संरक्षण इकाई, ठीक है। एक है शिवालिक की तराई, एक है सरिस्का, एक है पूर्वी घाट, और एक है पश्चिमी घाट। यहाँ पर बहुतायत में टाइगर मिलते हैं। तो ये बनाई गई हैं प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आवास इकाइयाँ, और इन्हीं के अंदर क्या किया जाएगा, कोर क्षेत्र वगैरह है और इस तरह की जो चीज़ें हैं उनका डिसाइड किया जाएगा, जहाँ पर मानव का इंटर जो है वो आपका इंटर कम से कम हो पाए कोर एरिया के अंदर, जिससे कि बाघों को कम से कम डिस्टर्बेंस हो और इनकी आबादी को बढ़ाया जा सके, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं टाइगर गणना के बारे में, कभी आबादी कितनी थी, कितनी है, क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है।
तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा टाइगर गणना की जाती है। मैंने अभी आपको बताया नोडल विभाग कौन सा है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, ये इसका नोडल विभाग है। तो जनगणना कौन, इसकी सॉरी बाघ गणना कौन करता है, बाघों की जनगणना कौन करता है, ये करता है आपका जो है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। कब करता है, प्रत्येक 4 वर्ष के अंदर करता है। 4 साल पूरे हो जाते हैं, फिर से ये उठते हैं और अपना कर लेते हैं जाके, भैया ठीक है अपन वो कर लो, जाके टाइगरों की गणना कर लो। प्रथम आयोजन किया गया था गणना का 2006 के अंदर। कब किया गया था, 2006 के अंदर मनमोहन जी ने किया था कि भैया चलो बाघों को गिन लो, गिनती विनती देख लो कहाँ कितने, ठीक है। उसके बाद 2010 में, फिर 14 में, फिर 18 में। 18 के बाद एक सारांश रिपोर्ट प्रस्तुत की है 2022 की, जो 2023 में हुई है वो रिपोर्ट प्रस्तुत की है आपके मोदी जी ने। उसके आंकड़े अभी पब्लिक नहीं हुए हैं, रिवील नहीं हुए हैं, तो उसके बारे में आपको बता देंगे। बाकी जो बाघों की संख्या है वो लगभग 3167 के समथिंग, या 137 167 कुछ ऐसी हो गई है, जैसा प्रधानमंत्री मोदी जी ने कल ही रिवील किया है, ठीक है। बाकी आपको अभी ये आंकड़ा याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत कुछ है नहीं, अभी कुछ दिनों के अंदर ही आ जाएगी पूरी रिपोर्ट, उसको बढ़िया से पढ़ा दूंगा। जब तक आप 2018 की रिपोर्ट है उसको आप देख लो। तो अभी तक जो लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की गई है कंप्लीट, वो कौन सी की गई है, 2018 वाली, ठीक है। इसके अनुसार बाघों की संख्या कितनी थी, 2967, ठीक है। इसके अनुसार बाघ जो शीर्ष जो हैं राज्य वो कौन कौन से थे, मध्य प्रदेश था, कर्नाटक था और उत्तराखंड था, ठीक है। इसमें पहली बार बाघों का लिंगानुपात दर्ज किया गया था। भैया 2018 से पहले कभी भी बस गणना कर ली जाती थी, इसमें तो लिंगानुपात भी दर्ज किया गया, भाई इतने बाघ हैं और इतनी बाघिन हैं। और क्या पहली बार हुआ, बाघों पर मानव जनित प्रभावों का विस्तृत अध्ययन और वर्णन किया गया था इस रिपोर्ट में, कि भाई बाघ जो खत्म हो रहे हैं उस पर मानव का क्या योगदान है, मानव का कितना प्रभाव है उसके ऊपर, जो बाघों की संख्या इतनी कम होती चली जा रही है। और क्या हुआ था, किसी भी बाघ संरक्षित क्षेत्र में बाघ बहुतायत वाले पॉकेट के रूप में दर्शाया गया था। मतलब कोई भी संरक्षित क्षेत्र है उसके एक एरिया विशेष में तो बाघ रहेंगे। भाई पूरा का पूरा कुनबा कहाँ रहता है भैया आपका, अभी आप कहीं के रहने वाले हो, जयपुर के रहने वाले हो, तो आपका पूरा कुनबा कहाँ रहता है, जयपुर में। तो कोई पॉकेट एरिया भी तो होगा जहाँ आप रहते हो। भाई आप मान लो रहते हो वैशाली नगर के अंदर रहते हो, आप क्या पता जगतपुरा में रहते हो, आप क्या पता मानसरोवर रहते हो, कहाँ रहते हो, वो मतलब एक पॉकेट एरिया भी तो होगा। तो उस तरह के पॉकेट एरिया की पहली बार पहचान की गई थी कि ये बाघ संरक्षित पूरा क्षेत्र है, इसके अंदर ये वाला पॉकेट एरिया है, यहाँ पर ये लोग ज़्यादातर रहते हैं, बाई जगह और दूसरी जगहों पर तो घूमते घामते निकल जाते हैं भोजन की तलाश में, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह के पॉकेट एरिया की पहचान पहली बार की गई थी। और क्या किया गया था दोस्तों, इसे दुनिया के सबसे बड़े कैमरा ट्रैप सर्वे, कौन सा, कैमरा ट्रैप सर्वे। अब भैया बाघों के पास उसकी हेड टू हेड गिनने जाएगा तो गिन तो लेगा, गिन के किसी को बता नहीं पाएगा कि मैंने इतनी गिनती की थी, वही हो जाएगा। तो इसका क्या किया जाता है, कैमरा ट्रैप सर्वे किया जाता है। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा कैमरा ट्रैप सर्वे ऑफ वाइल्ड लाइफ था, मतलब वाइल्ड लाइफ का सबसे बड़ा कैमरा ट्रैप सर्वे था, कैमरे के माध्यम से सर्वे था, ठीक है। तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको दर्ज कर दिया गया, भैया इतना बड़ा सर्वे। भारत तो जो भी करता है बड़ा बड़ा ही करता है, ठीक है। पहली बार बाघ गलियारों की स्थिति का मूल्यांकन किया गया कि भैया बाघ कहाँ कहाँ से निकलते हैं, कहाँ कहाँ से जाते हैं, कहाँ कहाँ रहते हैं, किस किस तरह से उनका कौन कौन सा क्षेत्र है। तो उस तरह से जो बाघ के गलियारे थे उनको मूल्यांकित किया गया, भैया ये बाघ गलियारा है और इसके अंदर इतनी हार्म हुई है इसकी, और इतना या फिर इसके अंदर इतना ऐड हुआ है, जो भी है, ठीक है, उसके बारे में पता लगा, उसके बारे में बताया गया था। और अगला, बाघ गणना के लिए पहली बार एम स्ट्रिप्स मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस का इस्तेमाल किया गया था। एम स्ट्रिप्स का इस्तेमाल किया गया था। अब आप बोलोगे सर ये एम स्ट्रिप्स क्या है, ये कुछ नहीं है भैया, एक तरह की पट्टियाँ होती हैं, स्ट्रिप होती हैं। इनका क्या होता है, इनको मॉनिटरिंग के लिए इस्तेमाल कर दिया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक होती हैं, पता रहता है कि ये टाइगर इस जगह पर है, ये टाइगर उस जगह पर, ये टाइगर इस जगह पर। तो टाइगर्स के अंदर इस तरह की स्ट्रिप को लगाया गया, या तो उनके कान पे, उनके हाथ पे, उनके गले में, इस तरह की स्ट्रिप्स बांधी गई, ठीक है। तो इससे क्या है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। कोई टाइगर का मूवमेंट अगर पता नहीं लग रहा है तो इससे पता तो लग जाएगा भाई 3 दिन से 4 दिन से इसका कोई मूवमेंट नहीं हुआ है, मतलब कोई दिक्कत है, गड़बड़ है। किसी भी टाइगर का मूवमेंट अगर रुकता है तो पता लग जाएगा यहाँ पे शिकारी है, ठीक है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि हमारे अंदर ऐसी क्या चुल मची कि अपन चल दिए बाघों की संख्या बढ़ाने। भाई जनता इतनी बढ़ा ली, अब बाघ बढ़ाएंगे। भाई जनसंख्या बढ़ाने में तो अपन वैसे ही एक्सपर्ट हैं। अब कुछ समय में अगली जनगणना आने वाली है, वो चाइना वाइना को हमने बहुत पीछे छोड़ दिया, इसमें मान के चलो, आप भरोसा रखो। चाइना वाइना तो बहुत पीछे रह गए अपन से, अपन सबसे आगे है जनसंख्या में, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, ठीक है। अब टाइगरों की जनसंख्या बढ़ा रहे हो
तो दोस्तों ऐसा नहीं है। देखो भाइयों मेरे बहनों मेरे, ये दुनिया के अंदर एक सेंट पीटर्सबर्ग नाम की घोषणा हुई थी, ठीक है। अब ऐसा थोड़ी है कि सेंट पीटर्सबर्ग में जाके कोई खड़ा हो गया, उसने घोषणा कर दी मैं घोषित करता हूँ कि आज से बाघों की संख्या दोगुनी कर दो, ऐसा नहीं है। देखो क्या है कि इसका प्रारंभ 2010 में क्या हुआ, सेंट पीटर्सबर्ग में क्या हुआ, टाइगर समिट हुई थी। क्या हुई थी? एक टाइगर समिट हुई थी कि भैया बाघों को बचाओ दुनिया के अंदर, ठीक है। टाइगर समिट हुई, तो उस टाइगर समिट के दौरान क्या किया गया कि एक तो 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में घोषित किया गया। क्या किया गया? 29 जुलाई को बाघ दिवस के रूप में घोषित किया गया और बाघों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कहा गया कि भैया जागरूकता बढ़ाओ लोगों के अंदर। बाघों के बारे में जनता जानती नहीं थी, कुछ समय से ही पता लगा बाघ 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 बाघ, ठीक है। पहले क्या है, बाघ आता था, मारता था, खाता था, जिसको पता लग जाता था वो मारा ही जाता था, किसी दूसरे को बताने का कोई मतलब ही नहीं था, ठीक है। तो इसका उद्देश्य देख लेते हैं अपन, सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा के। ये टॉपिक थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो रहा है, यही एक टॉपिक बड़ा है, बाकी छोटे छोटे अपने आराम से हो जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों इसका उद्देश्य क्या था? जो टाइगर रेंज देश हैं, कौन से देश हैं? टाइगर रेंज देश, इनको क्या किया गया, टाइगर रेंज देशों को, कि 2022 तक आप सारे लोग क्या करो, टाइगरों की आबादी दोगुनी करो, ऐसा संकल्प लो आप, ठीक है। तो भारत ने क्या किया, 2967 बाघों के साथ अपने लक्ष्य को 2018 में ही प्राप्त कर लिया। ये तो 2018 में बोल रहा हूँ, 2010 के अंदर ये बोल देते 2 साल के अंदर हम पा लेते। अभी जनसंख्या बढ़ाने का बोल दो कि भाई जिसकी आबादी 2 अरब होगी वो आधी दुनिया उसकी, हम 2 साल में ही गिन लो या एड काउंट कर लो, हो गया, ठीक है। तो टाइगर रेंज देश कौन कौन से, उसके बारे में अपन जान लेते हैं कौन कौन से। तो ये कुल 13 देश हैं वो टाइगर रेंज देश के अंतर्गत आते हैं, टाइगर रेंज कंट्री बोलते हैं। टाइगर रेंज का मतलब है कि ऐसे देश जहाँ जहाँ टाइगर पाए जाते हैं और गलियारे, टाइगर गलियारे पाए जाते हैं, चाहे वो किसी एक ही देश के अंदर हो या फिर कई सारे देशों को मिला के गलियारा बनता हो। जैसे भारत नेपाल भूटान को मिला के बनता है, भारत नेपाल भूटान बांग्लादेश को बना के मिलता है, उधर चाइना की तरफ भी निकल जाते हैं। तो इस तरह से 13 कंट्री हैं टोटल जहाँ पर टाइगर पाए जाते हैं। तो कौन कौन सी कंट्री हैं मेरे भाइयों बहनों? तो ऊपर से आते हैं अपन, रूस है, चीन है और भारत है, ये हो गए बड़े बड़े। उसके बाद नेपाल भूटान बांग्लादेश, भूटान नेपाल बांग्लादेश, ठीक है। उसके बाद आता है आपका कंबोडिया, मलेशिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम और इंडोनेशिया। इस तरह से आपको याद रखने कि 13 देश कौन कौन से हैं जिनको टाइगर रेंज कंट्री के रूप में जाना जाता है। तो इन टाइगर रेंज कंट्री से बोला कि भैया आप क्या करो, आप बाघों की संख्या को दोगुनी करने का प्रयास करो, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो अभी क्या किया है मोदी जी ने कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का क्या किया है, घोषणा की है, शुभारंभ किया है। वैसे तो मोदी जी ने 2019 में ही कहा था कि आप बिग कैट अलायंस बनाओ इंटरनेशनल लेवल पर, जहां फंडिंग वंडिंग होगी। और क्योंकि क्या है, बाघ यार आज इस देश में तो कल दूसरे देश में, कल तीसरे देश में, तो आज हमने तो बचा लिया भारत तक। जैसे ही नेपाल बॉर्डर पे वो घुसा, वहाँ के महाराज बोले आज तो बाघ का मांस खाएंगे, और वो खा के फ्री कर दिए। मतलब हम 2 साल से 3 साल से 4 साल से उसको संरक्षित करते फिर रहे थे और महाराज ने 4 घंटे में उसको कढ़ाई में पहुँचा दिया। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको एक इंटरनेशनल बनाना चाहिए जहां इंटरनेशनल नियम हो, इंटरनेशनल फंडिंग हो, वो सारा कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो किस चीज़ के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाना चाहिए हमें? अवैध शिकार और अवैध व्यापार को समाप्त करने और उस पर दृढ़ता से अंकुश लगाने के लिए। और ये सब पूरी दुनिया के 7 बिग कैट्स हैं उनको शामिल करता है, ठीक है। कौन कौन से हैं? बाघ है, शेर है, तेंदुआ है, हिम तेंदुआ है, प्यूमा है, जगुआर है और चीता है। इस संरक्षण के लिए काम किया जाएगा। तो दोस्तों क्या है कि अभी तो हम अकेले ही खड़े हुए हैं, बाकी सारे लोग जुड़ जाएंगे। जब अपन चलते हैं, मैं निकला था घर से अकेला, लोग जुड़ते गए और काफिला बनता गया, ठीक है। तो ऐसे काफिला बनता चला जाएगा। तो दोस्तों अपन चलते हैं आज के अपने अगले न्यूज़ आर्टिकल की तरफ। वो है आपका C20 को लेके। आप बोलोगे सर कुछ दिन पहले तक तो हम G20 पढ़ रहे थे, अब आप C20 नाम की बीमारी ले आए। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये G20 के ही हैं, C20, B20, A20, Y20, ठीक है। तो ये G20 जो है पूरा, उसका पूरी पोस्ट का पोस्टमार्टम मैं आपके सामने ले आऊँगा, ठीक है। इसका पोस्टमार्टम लेके आऊँगा, जब से इसका विचार आया था तब से लेकर कल तक क्या हुआ है वो सारा कुछ लेके आने वाला हूँ मैं। बहुत जल्दी एक अलग से वीडियो दूंगा G20 का, जहाँ से कोई भी प्रश्न आपसे बाहर नहीं जाएगा। चाहे कांस्टेबल का एग्जाम दे रहे हो, RS का दे रहे हो, IAS का दे रहे हो, चाहे फिर कुछ और दे रहे हो, कहीं से G20 से बाहर कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। अब अपन C20 के बारे में जान लेते हैं। C20 क्या है? C20 है सिविल 20। यह G20 के 8 आधिकारिक समूहों में से एक है। ये 8 के 8 आधिकारिक समूहों का पोस्टमार्टम करूँगा मैं, टेंशन ना लो आप, ठीक है। 8 आधिकारिक समूहों में से एक है जो नागरिक समाज संगठन को अपनी चिंताओं एवं आकांक्षाओं को G20 नेताओं तक पहुंचाने के मंच प्रदान करता है। अब पहले देखो, पहले क्या हो, जातीय समाज संगठन होते थे, अब नागरिक समाज संगठन है। ये ज़्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट है, वो बहुत पुराना, वो बहुत बेकार कॉन्सेप्ट था। इसमें दुनिया भर के 800 से अधिक नागरिक समाज के प्रतिनिधि क्या कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं, सम्मेलन के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। वर्तमान में यह सामाजिक परिवर्तन को लागू कराने के लिए एक प्रभावी उपकरण है। सामाजिक परिवर्तन को
लागू कराने के लिए एक प्रभावी उपकरण है। सामाजिक परिवर्तन मतलब किस तरह से सर, सामाजिक परिवर्तन किस तरह से, क्या दिन रात की जो अवधि है वो छोटी हो जाती है तो यही बताते हैं आगे? नहीं भैया, उस तरह का परिवर्तन नहीं होता है। तो क्या होता है सर फिर? तो दोस्तों ये होता है आपका, जैसे कि अभी आप देख रहे हो धारा 377, 70 नहीं 377 क्या करता है आपका, ट्रांसजेंडरों को, ट्रांसजेंडर जो होते हैं उनके अधिकारों की बात करती है, ठीक है। तो ये सामाजिक परिवर्तन है कि भाई ट्रांसजेंडरों को अब तक क्या समझाता था, क्या समझते थे अपन लोग, अधम नीच। अब उनको बराबरी की जब बात होती है तो इस तरह के सामाजिक परिवर्तन है, तो लोगों के बीच में उसका एक्सेप्टेंस बढ़ाने के लिए इस तरह की संस्थाएं काम करती हैं। और कौन सा, जो समलैंगिक विवाह है वो क्या है, वो भी एक सामाजिक परिवर्तन है। तो उस तरह के परिवर्तनों को एक्सेप्टेंस समाज में बढ़ाने के लिए इस तरह की संस्थाएं काम करती हैं, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। अब चलते हैं अपन थोड़ा और आगे, एक प्रीलिम्स का फैक्ट है उसको लेते हैं कि C20 शिखर सम्मेलन का आयोजन 30 से 31 जुलाई 2030 को जयपुर राजस्थान में किया जाना है। इसको लगा लो आप, ठीक है, कहाँ किया जाना है, जयपुर राजस्थान के अंदर किया जाना है। इसको आप लिख लो, बत्ती बना के कान में डाल लो, ठीक है। अब अपन चलते हैं थोड़ा और आगे। तो दोस्तों हमारी अगली जो न्यूज आर्टिकल है वो है, तेलंगाना ने सब्जियों के अपशिष्ट से बिजली उत्पन्न करी है। इससे तो बेहतरीन कुछ हो ही नहीं सकता। सब्जियों के अपशिष्ट से किया है, बिजली उत्पन्न की है। जब अपशिष्ट से हो सकती है तो सब्जियों से भी हो सकती है, प्रोडक्शन बढ़ेगा, किसानों की इनकम बढ़ेगी, बहुत कुछ अच्छा हो गया इसमें। तो दोस्तों अपने एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है उसको अपन देख लेते हैं। तो ये स्थान कौन सा है जहाँ पर ऐसा किया गया, तो वो है आपका बोवेनपल्ली, हैदराबाद में बायोगैस संयंत्र लगाया गया है। बोवेनपल्ली ये एक्चुअल में एक मंडी है, बड़ी मंडी है सब्जी की, बहुत बड़ी मंडी है, ठीक है। इसका नाम क्या है, बोवेनपल्ली मंडी है, ये मंडी है बोवेनपल्ली, ठीक है। स्थापना एवं संचालन इसका कौन कर रहा है, क्या क्या मतलब कौन कौन से डिपार्टमेंट, कौन कौन सा काम, कौन कौन सी चीज़ संभाल रही है, उसके बारे में अपन देख लेते हैं। यहाँ से भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसका वित्त पोषण कौन कर रहा है, इसका संस्थान का जो है मार्गदर्शन और संवर्धन कौन कर रहा है, स्थापित कौन कर रहा है, इसको निष्पादन कौन कर, निष्पादन का मतलब ये इस वाली संस्था को कौन चला रहा है, मतलब ये जो बायोगैस संयंत्र है उसको चला कौन रहा है। इस तरह की चीज़ें अपन एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जैव प्रौद्योगिकी विभाग जो है, जैव प्रौद्योगिकी विभाग और कृषि विपणन विभाग तेलंगाना सरकार का, वो क्या कर रहा है, इसको वित्त पोषित कर रहा है, ठीक है। वित्त पोषण आपकी समझ में आ गया। वैज्ञानिक और अनुसंधान संस्थान परिषद भारतीय रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान के मार्गदर्शन में और पेटेंट प्रौद्योगिकी है उसके तहत क्या किया गया है, इसको स्थापित किया गया। अब आपको पता लग गया स्थापित कैसे और किसने किया, आपको पता लग गया वित्त पोषण कैसे और किसने किया। अब इसको चला कौन रहा है, आहूजा इंजीनियरिंग सर्विस प्राइवेट लिमिटेड जो है हैदराबाद की एक कंपनी, वो इसका निष्पादन कर रही है, मतलब इसका संचालन कर रही है, मतलब इसको चला रही है, ठीक है। ये 3 लाइन है, ये इंपॉर्टेंट है। एक आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि कौन सा स्थान है जहाँ पर सब्जियों के अपशिष्ट से बिजली उत्पन्न की जा रही है, तो वो है आपका बोवेनपल्ली में, हैदराबाद के अंदर। बोवेनपल्ली क्या है, एक बड़ी सब्जी मंडी है, ठीक है। इसका महत्व क्या है, तो दोस्तों देखो उस सब्जी मंडी के अंदर क्या हो रहा था कि 30 किलोग्राम जैव ईंधन की आपूर्ति हो रही थी पर डे। जैव ईंधन का मतलब होता है आपका बायोगैस वगैरह, उस चीज़ की आपूर्ति करवाता है ये। और देखो क्या है कि देखो दोस्तों वहाँ पे जो प्रशासनिक भवन थे, मंडी की जलापूर्ति नेटवर्क था, स्ट्रीट लाइटें थी, वो 170 उसके अंदर स्थल थे, उसमें प्रतिदिन 400 से 500 यूनिट बिजली का उपभोग हो रहा था। अब इसके लगने से क्या हो गया, यह आधा कर देता है उस बिजली को, आधा मतलब आपको 400-500 यूनिट की जगह पे आपके 150-200 यूनिट आप गवर्नमेंट से ले रहे हो, बाकी का पूरा प्रोडक्शन आप कहाँ से कर ले रहे हो, अपने बायोगैस से ही, बायोगैस संयंत्र से ही कर ले रहे हो बाकी एनर्जी की आपूर्ति, ठीक है। और क्या करता है ये, जब वो अपशिष्ट गैसों का निर्माण कर देता है बंद, तब क्या होता है, तरल जैविक खाद्य का निर्माण होता है। देखो क्या होता है दोस्तों इसके अंदर कि सब्जियों के जो अपशिष्ट होते हैं उनको छोटे छोटे टुकड़े करके क्या करते हैं, एक टैंक में भरते हैं। उस टैंक में क्या होता है, उसके अंदर ऑक्सीडेशन बिल्कुल नहीं होता, ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होती। जो गैसें निकलती हैं वो शुद्ध गैसें निकलती हैं उनके सड़ने से, ठीक है। उनके सड़ने से जो गैस निकलती है उसका एनर्जी में यूज किया जाता है। उससे क्या होता है, एनर्जी से वहाँ से खाना बनाने का भी सिस्टम होता है आपका, और क्या होता है वहाँ से बिजली भी उत्पन्न की जा सकती है क्योंकि गैस है उसके अंदर एनर्जी है, ठीक है। अब जो तरल जो जैविक है, अब वो जो बचा सड़ा गला जो भी बचा नीचे पीछे, वो क्या हो गया, वो आपका जैविक खाद हो गया भाई, बायो एकदम बिल्कुल एकदम बायो फर्टिलाइजर हो गया, ठीक। अब अपन चलते हैं थोड़ा और आगे। तो दोस्तों अगला जो हमारा है वो है आपका भारत और फ्रांस के बीच की दोस्ती, ठीक है। 25 वर्ष हो चुके हैं पूरे, ठीक है। कब हो गए, 11 अप्रैल 2023 को हो जाएंगे। तो इस समय पे क्या होगा, अपन व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन करेंगे।
11 का मतलब आज 10 है तो कल 11 तारीख, कल शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा। तो शिखर सम्मेलन में यदि कोई ऐसी बात होती है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी तो हम जरूर करेंगे। वैसे जो संभावित चीज़ें हैं उसको अपन लेके आ चुके हैं आपके सामने। तो दोस्तों इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, देखो पहले तो ये है कि ये सम्मेलन जो है वो कहाँ आयोजित हो रहा है। जो सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है फ्रांस के अंदर, पेरिस के अंदर। मतलब अगर आपसे कोई पूछे भारत फ्रांस मैत्री के 25 वर्ष पूरे होने पर शिखर सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया, आपसे पूछ देंगे। सबसे पहले तो वो अहमदाबाद देंगे या फिर साबरमती देंगे क्योंकि मोदी जी की फेवरेट जगह, ठीक है। या फिर कहाँ दे देंगे, दिल्ली दे देंगे, या फिर कहाँ दे देंगे, फ्रांस दे देंगे, पेरिस के अंदर दे देंगे, या बोल देंगे नन ऑफ दीज, या कुछ और दे देंगे। तो आप सीधा गुजरात पहुंच जाओगे क्योंकि भैया मोदी जी सबको गुजरात लेके जा रहे हैं। तो आप सीधे गुजरात पहुंच जाओगे और दिक्कत हो जाएगी। तो आप रट लो भैया पेरिस में हो रहा है, फ्रांस के में, ठीक है। अब इसके महत्वपूर्ण बिंदु किस तरह से हैं उसको एक बार अपन देख लेते हैं। तो भारत की ओर से केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, कितने सारे मंत्रालय इनको दे रखे हैं। बेरोजगारी तो इसलिए बढ़ रही है, 6 आदमी एक मंत्रालय संभाल रहा है, एक व्यक्ति के पास एक ही मंत्रालय नहीं है जो सपाट। तो दोस्तों केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता कार्य एवं खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और वस्त्र मंत्री, कितने मंत्रालय हैं इनके पास। श्री पीयूष गोयल जी जो हैं वो फ्रांस की और फ्रांस की ओर से कौन है, इनके विदेश व्यापार मंत्री हैं जो है वो सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। मतलब इनके पास एक ही मंत्रालय, इनके पास 6 मंत्रालय, ठीक है। ये सब क्या कर रहे हैं, ये दोनों के दोनों उस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। आप बोलोगे सर 2 लोग, नाम रखा सम्मेलन, भैया यही होता है, नाम रखा गणपत, मौतन देखो जेकत, ये स्थिति है हमेशा। तो दोस्तों इस सम्मेलन में क्या है, हरित भविष्य का निर्माण। हरित भविष्य का मतलब ऐसा नहीं है लाली तेरे लाल की जित देखूं तित लाल, मतलब हरियाली तेरे लाल की जित देखूं तो हरियाल, ऐसा कुछ नहीं है। हरित का मतलब यह है कि पॉल्यूशन को कम से कम किया जाए, प्रकृति की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा लौटा जाए, सीधा सीधा मतलब यही होता है, ठीक है। उभरती हुई प्रौद्योगिकियाँ, मतलब टेक्नोलॉजी भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। जो उभरती हुई टेक्नोलॉजी है वो दोनों देश क्या करेंगे, साझा करेंगे। रक्षा सहयोग, रक्षा सहयोग भैया थ्रेट भारत के ऊपर बहुत भयंकर है और भारत किसी एक देश के ऊपर रिलायबल नहीं रह सकता, ठीक। भारत प्रशांत जो है, प्रशांत इंडो पैसिफिक जो है क्षेत्र है, भारत प्रशांत क्षेत्र में सहयोग पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। मतलब भारत और फ्रांस दोनों में प्रशांत क्षेत्र के अंदर अपने सहयोग को और भी ज़्यादा बढ़ाएं, उस पर एक चर्चा होगी, ठीक है। इस सम्मेलन में भारत क्या करेगा, अपनी सांस्कृतिक विरासत को और सॉफ्ट पावर को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। फिर से मैं आपसे कहूँ कि सांस्कृतिक पावर को बार बार क्यों प्रदर्शित किया जाता है, तो आपकी जो संस्कृति होती है ना वो बहुत कुछ कहती है। जब आपकी सांस्कृतिक धरोहर है वो बहुत रिच होती है तो इसका अर्थ ये होता है कि आप बहुत पैसे से बहुत धनी थे और धनी हैं। मतलब जहाँ शांति और समृद्धि होगी वहीं पर संस्कृति का विकास होता है, वहीं पर कला का विकास होता है। तो जिसकी कला जितनी रिच है इसका मतलब ये है कि वहाँ शांति और समृद्धि उतनी ही ज़्यादा है। इसीलिए हम जाके क्या करते हैं, अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, अपनी संस्कृति को दिखाते हैं कि देखो हमारे यहाँ शांति भी है और समृद्धि भी है, आप आइए, आपके बिजनेस भी वहाँ पर ग्रो करेंगे। सॉफ्ट पावर का प्रदर्शन करता है। सॉफ्ट पावर क्या होती है, सॉफ्ट पावर यही होती है। सॉफ्ट पावर का मतलब होता है कि आपके यहाँ कोई चीज़, कोई संसाधन, कैसे लोग हैं, कितना कौशल है, कितनी सांस्कृतिक उपलब्धियाँ हैं, ये सॉफ्ट पावर होती है। हार्ड पावर क्या होती है, गोला बारूद, वहाँ से तो अपन वैसे ही दूर रहते हैं। अपने गांधी जी भले ही हाथ में डंडा रखते थे लेकिन अहिंसा की बातें करते थे, मारा किसी को नहीं है, गारंटी है इस बात की आज तक, ठीक है दोस्तों। तो आज का हमारा न्यूज़ आर्टिकल होता है यहीं पर समाप्त। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि आपको लेक्चर अच्छा लगे तो आप यूट्यूब चैनल को लाइक करो, शेयर करो, अपने यार दोस्तों के साथ में उसको सब्सक्राइब करो, शेयर करो और सब्सक्राइब तो सारे आप करो, बेल आइकन को दबाओ। तो ठीक है दोस्तों, आपसे मिलते हैं नए न्यूज़ आर्टिकल के साथ में, नए न्यूज़ डिस्कशन के साथ में, नए लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।